डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ आए हैं और हमेशा की तरह इस क्वेश्चन को करने के पहले आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, खुद लगाइए और फिर जो पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं उससे मैच करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि क्या आपका आंसर उस हिसाब से है कि नहीं। अपना सेल्फ इवैल्यूएशन खुद करिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्यों आया। देखिए क्वेश्चन सीधे सीधे क्लास प्रोग्राम से है और ये करंट अफेयर से भी थोड़ा रिलेटेड है क्योंकि ये लगातार आपके बहस में आ रहा था। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं क्या है। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर विच लेजिस्लेटिव काउंसिल आर एस्टैब्लिश्ड। रिव्यू द वर्किंग एंड करंट स्टेटस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विद सुटेबल इलस्ट्रेशंस। उन संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें जिनके तहत विधान परिषदों की स्थापना की जाती है। उपयुक्त दृष्टांतों के साथ विधान परिषदों के कामकाज और तो वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें। देखिए क्वेश्चन क्यों आया, ये बात आपको समझना है क्योंकि आप लोगों को करंट अफेयर्स मजबूत करना ही करना है। तो अगर करंट अफेयर्स नहीं मजबूत रखिएगा तो आपके क्वेश्चंस निकलने की पॉसिबिलिटी मेंस में कम हो जाएगी। और ये करंट अफेयर्स है नहीं है तो टोटल ट्रेडिशनल का पार्ट, लेकिन करंट से जोड़ के ये क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट बार बार ये कह रही थी कि हम क्या करेंगे, हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर देंगे। लॉजिकल पॉइंट आपका था, आंध्र प्रदेश जब जो राज्यों में टूटा और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बना तो आंध्र प्रदेश फिर उतना बड़ा नहीं रह गया। तो जब उतना बड़ा नहीं रह गया तो फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को आगे बढ़ाने का उसका कोई बहुत औचित्य नहीं था। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर आप पॉइंट देखिएगा तो ये बनता तो 169 के अंदर है और इसके स्ट्रेंथ के रिलेशन में बात बोला गया है कि मिनिमम 40 से कम नहीं हो सकता और 1/3 ऑफ एसएलए से ज्यादा नहीं हो सकता। ये 40 से कम नहीं हो सकता और 1/3 एसएलए से ज्यादा नहीं हो सकता। ये पॉइंट आपका बोला जा रहा है। तो इस पॉइंट में अगर आप बात देखिएगा तो जैसे ही आपके तेलंगाना इससे निकला तो इसकी आकार छोटी हो गई। हालांकि इतना जरूर था कि 40 से ज्यादा आपका होगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसको समझ में आया इस राज्य को कि एसएलसी को एबॉलिश कर दिया जाए। लेकिन जब एसएलसी का हटाने का प्रपोजल दिया गया 169 के अंदर, और 169 के अंदर क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट बाय लॉ क्या कर सकता है, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन क्रिएट अ न्यू एसएलसी और पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एबॉलिश एन एग्जिस्टिंग एसएलसी। संसद अधिनियम बना के एक नए विधान परिषद का गठन कर सकता है जहां पे नहीं है, और जहां पे है वहां पे उसको निश्चित कर सकता है। लेकिन इसको करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को एक विशेष प्रस्ताव संकल्प पारित करना पड़ेगा। तो राज्य विधानसभा को एक विशेष संकल्प पारित करना पड़ेगा और वो संकल्प जो पारित होगा वो विशेष बहुमत से पारित होगा। 2/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 जो आपके विधायक हैं जो मौजूद हैं और मतदान कर रहे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग। और दूसरा वो उस सदन के 50% बहुमत से ज्यादा होना चाहिए, 50% मेजॉरिटी से ज्यादा होना चाहिए। इसका सिंपल मतलब है इट शुड बी मोर देन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। वह उस सदन के पूर्ण बहुमत से ज्यादा होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट आप देख सकते हैं। तो पार्लियामेंट बाय लॉ, संसद अधिनियम बना के जहां पे विधान परिषद नहीं है वहां पे उसको निर्मित कर सकती है, जहां पे है वहां पे उसको निश्चित कर सकती है। लेकिन इसके लिए राज्य विधानसभा को विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और वो क्या है, 2/3 आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड इट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस। तो ये पूर्ण बहुमत आपका कहा जाता है। अब इसमें जो बात आपका बोला गया कि उन संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें जिसके तहत विधान परिषदों की स्थापना की। तो संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं, एक 169 है, एक 171 है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं
तो एक 169 है, एक 171 है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि इसका जो टोटल स्ट्रेंथ होगा वो 40 से कम नहीं होगा और 1/3 SLA से ज्यादा नहीं होगा। इट शुड बी नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ SLA। फिर एक और बात आपका इसमें बोला गया है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। वंस इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इट कैन नॉट बी डिजॉल्व। ये बात आपको देखने को मिलेगा। तो इसी में बताया गया है कि एक बार इसको बना दिया जाएगा तो इसको भंग, मतलब ये सतत चलने वाला सदन है, भंग नहीं होता। ये भंग तभी होगा जब संसद इसको निरसित कर देगा, इस संस्था को। तो इसमें इसके जो MLC, इसके जो मेंबर्स हैं उनको MLC बोलेंगे और इनका जो टर्म होता है ये 6 इयर्स होता है। इनके मेंबर्स का टर्म 6 इयर्स होता है। हालांकि MLC का जो आपका टर्म है वो कोई टर्म नहीं है, एक कंटिन्यूअस बॉडी है विच इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। एक सतत चलने वाला सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता। फिर एक और पॉइंट आप इसमें देखिएगा, MLC का ये बात आपका बोला गया है 169, 171, 171 में यही बात बोला गया है। फिर एक और पॉइंट आप देख सकते हैं कि जैसे 172 में कि जैसे ही SLC का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसी के अंदर वो 2 लोगों को अपने में से ही एक को चेयरमैन बनाएंगे और एक को डिप्टी चेयरमैन बनाएंगे, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। हालांकि यहां पे जो पूछा जा रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि यहां पे एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर विच लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर एस्टेब्लिश्ड। तो संवैधानिक उपबंध आपको जो बताने हैं तो उसमें 169 और मैक्सिमम 171 का एक पॉइंट बता दीजिएगा। अब ये बोला जा रहा है कि रिव्यू द वर्किंग एंड करेंट स्टेटस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विद सुटेबल इंस्टीट्यूशंस। तो ये बात आपको जानना है कि जब आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको रिमूव करने का रिजोल्यूशन होम मिनिस्टर के पास भेजा तो होम मिनिस्टर ने इसको कोई समय सीमा के अंदर सही समय पे जवाब नहीं दिया और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को यह लगा कि अगर समय पे हमें नहीं जवाब मिलेगा तो एम्बिग्यूटी बनी रहेगी, एक संशय का आपका वातावरण बना रहेगा और SLC के जो मेंबर्स हैं ठीक से काम नहीं करेंगे। इस वजह से इन्होंने रिजोल्यूशन को वापस ले लिया कि हम नहीं चाहते हैं। इन्होंने रिजोल्यूशन ही वापस विड्रॉ कर लिया अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करके। तो हालांकि वहां पे SLC अभी भी काम कर रहा है और उसको हटाया नहीं गया है। तो क्या क्या यहाँ पे बातें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एक तरह से इनका काम काज है, उसके कैसे समीक्षा की जा सकती है। तो पहली बात तो आपको यह समझना है कि SLC के आपके फायदे क्या क्या हैं, किस तरह से SLC आपका काम करता है और क्या इसके फायदे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि इट चेक्स अगेंस्ट द हेस्टी डिसीजन, चेक्स अगेंस्ट द हेस्टी डिसीजन ऑफ SLA। राज्य विधानसभा के द्वारा कोई बहुत त्वरित, कोई तेजी से निर्णय ले लिया गया है, उस निर्णय के विरुद्ध ये आपका काम करता है, क्योंकि ये पहली बार राज्य विधानसभा के किसी विधेयक को अपने पास 3 महीने रोक सकता है और दूसरी बार 1 महीना और रोक सकता है। तो ये संस्था एक डिलेइंग और डेलिबरेटिव बॉडी माना जाता है, एक डिलेइंग के साथ साथ डेलिबरेटिव बॉडी माना जाता है। इट्स अ डेलिबरेटिव एज वेल एज डिलेइंग बॉडी। डिलिबरेटिव का मतलब चिंतन करने वाला संस्था है और साथ ही साथ में किसी विधेयक को देर भी करवा सकता है। तो जहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, बाइकैमरल लेजिस्लेशन हमारे केवल कुछ ही देशों, कुछ ही राज्यों में है। जम्मू कश्मीर में था, एबॉलिश हो गया, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है और कहां पे है, आपके आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में। और ये केवल बड़े राज्यों में ही संभव हो सकता है क्योंकि 40 से कम नहीं हो सकता इसका संख्या और 1/3 SLA से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब उन राज्यों में हो सकता है जिन राज्यों में MLA की संख्या कम से कम 120 होगी, तो वहां पे SLC का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, ऐसे छोटे छोटे राज्यों में इसका संभावना नहीं है, गोवा, इन सबों में कोई संभावना नहीं है। तो ये पहला काम क्या करता है, इट चेक्स अगेंस्ट द हेस्टी डिसीजन ऑफ द SLA।
राज्य विधानसभा द्वारा कोई बहुत तेजी से निर्णय ले लिया गया है उसको आपका रोक देता है। और दूसरा क्या है, सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो चेक्स अगेंस्ट द despotic behavior of SLA, despotic tendencies of SLA। तो अगर आप बात करिएगा कि कोई एकाधिकार का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, डेस्पोटिक का मतलब एक ऐसा आपका संस्था या ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सारी शक्तियां निहित कर दी गई हैं, तो ऐसा संस्था जो आपका है वो एसएलए हो सकता है क्योंकि उसी के पास सारी शक्तियां दे दी गई हैं। तो उसकी जो ऐसी प्रवृत्ति है कि हम एकाधिकार पे काम करें, हम अपने हिसाब से काम करें, उसके पे भी अंकुश लगाने के लिए सक्षम है ये, क्योंकि 3 महीने प्लस 1 महीने दूसरी बार में 4 महीने एक अच्छा समय होता है जिसमें वापस हो सकता है कि एसएलए में कुछ चिंतन आए, कुछ विचार आए और उस विधेयक को लेके वो कोई निर्णय आपका बदल दे। दूसरा बात आप क्या देख सकते हैं, ये वाइडर रिप्रेजेंटेशन देता है सोसाइटी में। अगर आप एसएलसी का कंपोजिशन देखेंगे तो 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं वो एसएलए के लोग ही चुनते हैं, 1/3 इसके मेंबर्स होते हैं वो पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के लोग चुनते हैं, 1/6 इसका नॉमिनेशन करता है गवर्नर ऑफ स्टेट, 1/12 जो आते हैं वो 3 इयर्स से जो ग्रेजुएशन करके राज्य के अंदर लोग स्थित हैं वो आपके भेजते हैं, 1/12 जो लोग आते हैं वो 3 इयर्स से जो टीचिंग कर रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन में, ये जो शिक्षक हैं ये आपके इनको भेजते हैं, टीचर्स हु हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सेकेंडरी एजुकेशन और हायर वो भेजते हैं। तो वाइडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी आपका दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि कुछ एमएलए हैं, एमएलए के द्वारा भेजे जा रहे हैं, कुछ पंचायती राज म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, कुछ आपके राज्यपाल के द्वारा 1/6, फिर 1/12, 3 साल से जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं राज्य के अंदर स्थित हैं लोग वो भेजेंगे, और 1/12 जो 3 साल से अध्यापक हैं सेकेंडरी एजुकेशन के वो भेजेंगे। तो ये वाइडर रिप्रेजेंटेशन टू द सोसाइटी देने की पॉसिबिलिटी आपका है जो आप देख सकते हैं। प्लस ऐसे लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं जो कि किसी भी कारणवश चुनाव लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि चुनाव में जो समस्याएं हैं, जो आपके एक तरह से चैलेंजेज हैं, वो कई सारे लोग फेस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बट दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल इन नेचर, दे कैन कंट्रीब्यूट टू पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, वो हमारे नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी कर सकते हैं, वो लोग काफी बौद्धिक लोग हैं, तो नीतियों का आपका जो निर्माण होगा अच्छा होने की पॉसिबिलिटी होती है, और वृहद यहाँ पे प्रतिनिधि होने की संभावना है। तो ये इसकी अच्छाई आपको देखने को मिल सकता है जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, नॉन कंट्रोवर्शियल बिल्स हैं। तो कुछ ऐसे विधेयक हैं जिसमें विवाद होने की कोई संभावना नहीं है, कुछ ऐसे विधेयक जो गैर विवादित विधेयक हैं। तो ऐसे विधेयक जो गैर विवादित विधेयक हैं इनको आप क्या कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर जो भार है, जो बर्डन है वो खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पे बिल इनिशिएट हो जाएगा, बहस होगा, एक सदन से पारित हो जाएगा, उसमें जो भी आपकी कमिटी देखेगी या जो भी आपके एसएलसी के मेंबर्स देखेंगे वो आपके इसको समझ के फिर एसएलए में भेजेंगे। तो एसएलए का आधा काम ये लोग करके रखे होंगे, तो वहां पे त्वरित निर्णय होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये बात आप देख सकते हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल बिल्स को लेके यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाया जा सकता है, ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात क्या है, यहाँ पे जो एमएलसीज होते हैं वो ज्यादा मैच्योर माने जाते हैं, और यहाँ पे जो डेलिबरेट डिस्कशन अच्छा होता है, यहाँ पे जो बहस होता है वो डेलिबरेशन अच्छा होता है। डेलिबरेशन का मतलब जो संवाद होता है, जो बहस की प्रक्रिया है वो अच्छी होती है यहाँ पे, क्योंकि पार्टी लाइंस को इतना ज्यादा यहाँ पे महत्व नहीं होता है। दूसरी बात आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, सरकार गिरने की कोई संभावना नहीं होती। तो अगर मान लीजिए कोई बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, पास नहीं हुआ, तो सरकार गिरने की कोई संभावना ही नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता।
तो इस वजह से यहाँ पे जो एमएलए होते हैं, सॉरी एमएलसीज होते हैं, वो खुल के पार्टिसिपेट करते हैं, बहस करते हैं, और जो आपके विधेयक होते हैं उस पर अच्छी चर्चा होने की संभावना होती है। तो ये फायदे हैं आपके एसएलसी के जो आप देख सकते हैं। लेकिन क्या नुकसान है इसका? नुकसान ये है कि ये सदन अपने आप में कोई बहुत बढ़िया काम नहीं कर पाता। कारण क्या है? जो अच्छाइयां हैं उसी में बुराइयां आपको देखने को मिल जाएंगी। हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ द हाउस, विषमांगी प्रकृति है इस सदन की। क्योंकि आपने देखा 1/3 कहां से आ रहे हैं? आपके एमएलए भेज रहे हैं। 1/3 कहां से आ रहे हैं? आपके पंचायती राज म्युनिसिपालिटी के लोग भेज रहे हैं। 1/6 कहां से आ रहे हैं? राज्यपाल भेज रहा है। 1/12 कहां से? 3 इयर्स ग्रेजुएट्स भेज रहे हैं। 1/12 कहां से आ रहे हैं? 3 इयर्स के जो टीचिंग एक्सपीरियंस है सेकेंडरी एजुकेशन में टीचर्स, वो भेज रहे हैं। तो विषमांगी प्रकृति है। कोई आपका यहां पे कहा जाएगा कि होमोजेनिटी है ही नहीं। जब होमोजेनिटी नहीं है तो एक साथ इनका विचार नहीं बनता है, और एक साथ विचार नहीं बनता है तो ये एक सदन के रूप में अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। ये मेजर प्रॉब्लम आपका है। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम इसमें क्या है? सेकेंड मेजर प्रॉब्लम ये माना जाता है कि इट प्रोवाइड्स अ बैकडोर एंट्री टू पॉलिटिशियंस हु हैव लॉस्ट द इलेक्शंस। जो राजनीतिक चुनाव हार चुके होते हैं उनको पीछे के रास्ते से अंदर आपके भेज दिया जाता है। यह भी एक समस्या आपको देखने को मिलती है। तो जो पब्लिक का मैंडेट है, पब्लिक ने हराया आपको, और आप हार के भी आपके विधानसभा में नहीं विधान परिषद में पहुंच गए, तो वहां से भी आपको मंत्री बनने की संभावना है। हमारे यहां पे कई सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो एसएलसी के थ्रू आए, जैसे although they are highly respected and they can win any election if contested, but कुछ due to circumstances वो एसएलसी से आपके रहे। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ एसएलसी से हैं क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो देयर इज नो डाउट दैट ही कैन नॉट विन एनी इलेक्शन। वो कोई भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन अभी वो फ्रॉम एसएलसी हैं। इसी तरह से जो आपके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे वो महाराष्ट्र के, वो भी एसएलसी के थ्रू हैं। तो ये एक तरह से कहा जाएगा कि बैकडोर एंट्री दिया जाता है पॉलिटिशियंस को। ऑल्दो दीज पॉलिटिशियंस आर सीजन्ड, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि चुनाव हार जाते हैं, लेकिन उनको फिर पीछे के रास्ते से आपका एसएलसी के माध्यम से आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाता है और फिर उनको मंत्री पद दिलवा दिया जाता है। तो ये पब्लिक के जो एक तरह से ट्रू डेमोक्रेटिक का स्पिरिट है, जो लोगों की भावना है कि हम तो इसको हरा दिए, तो ये तो मंत्री बन नहीं पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि वापस मंत्री बनने की संभावना इस सदन से रखता है। दूसरा बात, हम कह रहे हैं कि हेस्टी डिसीजंस को रोक देता है, तो कितने दिन हेस्टी डिसीजंस, त्वरित निर्णयों को रोक देगा? कितने दिन तक रोक पाएगा? 3 + 1 4 महीने कोई बहुत बड़ा काल नहीं है, बहुत बड़ा समय नहीं है विधेयकों के आपके बनने की प्रक्रिया में। विधेयक बनने में और पारित होने में 10-10 साल कुछ विधेयक ले लिए, लोकपाल लोकायुक्त वाला, आरटीआई में कई साल लग गए हमारे। तो 4 महीने का समय अगर किसी बिल को ये रोक भी दिया तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी हो जाएगी। तो कोई बहुत इफेक्टिव डिलेइंग मैकेनिज्म नहीं है, ये मेजर प्रॉब्लम आपका है। थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, इसकी क्या समस्या है? फोर्थ पॉइंट आपका, फर्स्ट पॉइंट तो आपने देखा यहां पे आपने कि ये हेट्रोजीनियस नेचर है, दूसरा बैकडोर एंट्री है, थर्ड पॉइंट हेस्टी डिसीजंस को बहुत प्रॉपर चेक नहीं कर पाता, ये पॉइंट आपने देखा है। फिर यहां पे आपका क्या माना जाता है, इसको कंपेयर किया जाता है व्हाइट एलिफेंट से। व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, या आप कहिएगा लग्जूरियस ऑर्नामेंट। तो ये एक तरह से कंपेयर होता है क्योंकि इसका कोई काम ऐसा दिखता है नहीं और ये संस्था बस ऐसे ही चल रही है। तो ये मेजर प्रॉब्लम आपका है। प्लस आप देख सकते हैं कि अगर आप इसका कंपैरिजन करिए किससे, आपके राज्यसभा से, क्योंकि राज्यसभा के बराबर ही इसको, जैसे राज्यसभा यहाँ पे कंटिन्यूअस बॉडी है, जैसे राज्यसभा बाइकैमरल लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट करता है, उससे भी कंपेयर करिएगा तो ये कोई आपका ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं निकल के सामने आएगा जिसका बड़ा महत्व है।
राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल को कम से कम आपके क्या कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है, और अगर रिजेक्ट हो गया तो बिल डेड हो जाएगा, अदरवाइज आपको ज्वाइंट सिटिंग करवानी पड़ेगी। लेकिन ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये ऑर्डिनरी बिल के टाइम पे केवल 4 महीने डिले कर सकता है। राज्यसभा किसी बिल के संशोधन में सेपरेट मीटिंग ही होगी, अमेंडमेंट में आप ज्वाइंट सिटिंग करवा ही नहीं सकते। तो राज्यसभा का अपना अस्तित्व है, अपना महत्व है, लेकिन एसएलसी का अपना कोई अस्तित्व उस तरह का नहीं है, ना तो इतना महत्व दिया जा रहा है। ऑर्डिनरी बिल में मैक्सिमम 4 महीने, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में तो इसका कोई रोल प्ले होता ही नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा जाता है, जैसे कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैं जो कि स्टेट भी सर्टिफाई करता है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसमें एक प्रकार है कि अगर फेडरल मैटर्स हैं, संघीय मामला है, तो पहले आपके स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में पास होगा, फिर हमारे यहाँ पे 50% स्टेट्स उसको अपने यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे। उसमें एसएलसी का कोई रोल नहीं है। तो अगर आप राज्यसभा से भी कंपेयर करेंगे इस हाउस का, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट इसका बॉडी ही नहीं है, ऐसा ये बात आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको देखने को मिलेगा। फिर एसएलसी का जो एग्जिस्टेंस है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एसएलसी इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य विधान परिषद का अस्तित्व राज्य विधान सभा पर ही निर्भर करता है। तो ये सबसे बड़ी एक तरह से कहा जाएगा कि वीक पॉइंट है एसएलसी के वर्किंग में। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन इट्स काउंटर पार्ट। इसका अपना अस्तित्व ही विधानसभा पे निर्भर करता है। प्लस ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कोई बहुत मेजर रोल नहीं प्ले करता, ना ही आप बात करिएगा कि राज्यसभा के एमपीज के इलेक्शन में कोई मेजर रोल प्ले करता है। इन दोनों में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेजर रोल प्ले करता है। केवल पॉइंट बताने के लिए, लिखने के लिए नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका कंपैरिजन आए कि कंपेयर एसएलसी विथ एसएलए, तब आप ये बात लिखिएगा। बस हम आपको ये बता रहे हैं कि इसकी फ्रूटफुलनेस या इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है जितना आपको लग रहा है। इस वजह से इस हाउस को अगर हम बनाएं भी तो बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ सुधार करके इसकी उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, छोटे राज्यों में तो इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं दिखती, बड़े राज्यों में दिखती है। प्रैक्टिकलिटी इज देयर इन बिगर स्टेट्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिगर स्टेट्स अपने आप में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन लेके चल रहे हैं। जैसे यूपी में 20 करोड़ पॉपुलेशन है, 400 एमएलए आपके हैं। तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आप ये कह सकते हैं कि एमएलसी भी हो, तो एमएलसी की भी कुछ संख्या होगी तो ये टैकल करेंगे। पॉपुलेशन डिवाइड होगा, कुछ ग्रीवियंस वो भी टैकल करेंगे, कुछ समस्याओं को वो भी लेके आएंगे स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है। दूसरा बात आप यहां पे क्या देख सकते हैं कि जैसे हमारा राज्यसभा एक होमोजीनियस बॉडी है, केवल और केवल यहां पे जो एमपी जाते हैं वो कैसे आते हैं, एमपी जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड एमएलएज के द्वारा। अब तो इलेक्टेड नॉमिनेटेड सब बराबर है, तो कोई बहुत अंतर है नहीं 104वें संविधान संशोधन के बाद। वैसे इलेक्टेड एमएलएज के द्वारा ही इसमें एमपी बनते हैं लोग। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बहुत ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, सेकेंड ईयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड ईयर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, केवल पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के लोगों को ही यहां पे रिप्रेजेंट करवाएं। और जो नॉमिनेशन है गवर्नर का 1/6 बड़ा स्ट्रेंथ है, उसको कम कर दिया जाए। तो ये आपका है कि टू एसएलसी शुड बी मेड अ होमोजीनियस बॉडी एंड इट शुड ओनली रिप्रेजेंट मेंबर्स फ्रॉम पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी। तो वो अगर होगा तो जैसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आपके राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स, वैसे ही हम कहेंगे कि स्टेट लेवल के ऊपर एसएलसी रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी। तो जैसे राज्यसभा राज्यों के हितों को संरक्षित करता है, वैसे ही राज्य विधान परिषद पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के हितों को संरक्षित करेगा। तो ये आपस में संस्थाएं एक दूसरे से जुड़ के काम करेंगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका परिवर्तन करवा के काम करना चाहिए। तो ये बात आपका है जो आप यहाँ पे इनपुट में दे सकते हैं। तो ये कंक्लूजन में आपका होगा कि इसमें कैसे सुधार करें।
और बाकी सारे फंक्शंस आपने देख लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।